हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आप लोगों के लिए व्यावसायिक सेल या बैटरियां, इस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यावसायिक सेल होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जो आसान होते हैं हमारे लिए प्रयोग करने के लिए, ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक सेल कहलाते हैं, जिनका हम जगह जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्वर्टर में, रेडियो में, इसके अलावा टॉर्च में या अन्य जगहों पर हम इसका इस्तेमाल आसानी से यूज करते हैं हम इसको, तो वो कहलाते हैं व्यावसायिक सेल। तो अब बच्चों, इसमें एक शब्द है सेल और बैटरी, दो चीज़ें हैं। तो समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल हमेशा एकल सेल होता है। जैसे ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये सेल है। इसका इस्तेमाल हम रेडियो में कर सकते हैं और दीवार घड़ियों में इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हम करते हैं। तो इसको कहते हैं सेल। जब ये सिंगल होता है तो इसको हम सेल कहते हैं। तो बच्चों, जो बैटरी होती है, बैटरी का इस्तेमाल हम करते हैं इन्वर्टर में या अन्य जगहों पर करते हैं। तो बैटरी में क्या होता है? सेलों का समूह होता है, यानी कि बहुत सारे सेल उसमें लगे रहते हैं, जो ज़्यादा पावर भी देता है हमको, तो उसको हम कहते हैं बैटरी। अगर एक सिंगल सेल है तो वो सेल कहलाता है। बहुत सारे सेल अगर उसमें जुड़ करके वर्क कर रहे हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सेल या बैटरी को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक बैटरी या सेल और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल का उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, यानी कि एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। जैसे हमारा शुष्क सेल होता है, मर्क्यूरिक सेल होता है, ये इस तरह के सेल हैं कि इनका हम इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से जो द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरीज होती हैं, ख़ास तौर से इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। एक बार ये डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेलों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक सेलों का इस्तेमाल हम एक से अधिक बार आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक बार ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो दोबारा से हम इसको फिर से चार्ज आसानी से कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं द्वितीयक सेल। ये खास तौर से बैटरियां होती हैं, जैसे सीसा संचायक सेल जो गाड़ियों में लगी होती है या हमारे इन्वर्टर में लगी होती है। तो बच्चों, इन सेलों के बारे में हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं शुष्क सेल की तरफ। हाँ, तो बच्चों, अब हम आते हैं शुष्क सेल। यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, यानी कि प्राथमिक सेल जो मैंने अभी बताया आपको, जिसका प्रयोग हम सिर्फ एक बार ही कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल हमारा है शुष्क सेल, इसका नाम है, या इसको लैक्लॉन्से सेल भी कहा जाता है, या ड्राई सेल भी हम इसको कहते हैं। ये सेल आप लोगों ने देखा होगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? घड़ियों में करते हैं, रेडियो में करते हैं, ऐसे उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह का सेल आपने ज़रूर देखा होगा। तो यही सेल जो होता है, यह शुष्क सेल या लैक्लॉन्से सेल कहलाता है। अब बच्चों, हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो इन चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें तीन चीज़ों का बहुत मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि उसमें एनोड क्या है, उसमें कैथोड क्या है और उसमें विद्युत अपघट्य क्या है, और इसमें होने वाली जो आयनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन की, क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर डिपेंड रहते हैं सेल। ये सारे सेल रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हैं, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जान लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे सेल। तो सबसे पहले बच्चों, अभी आपने शुष्क सेल का चित्र देखा, लेकिन हम उसको बाहर से देख रहे हैं तो उसके अंदर का कुछ निरूपण करते हैं। अंदर का निरूपण करते हैं तो उसमें देखिए ये जैसे बना हुआ है, ये बाहर से एक पात्र होता है जो जिंक का बना होता है। जो ये आउटर लाइन दिख रही है आपको, ये इसका पात्र है,
यानी कि एक बर्तन होता है जिंक का, जिंक के बर्तन में इस सेल को प्लांट किया जाता है यानी कि बनाया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जिंक यानी कि Zn का बना हुआ होता है, Zn का पात्र। क्या होता है? Zn का पात्र यानी कि बर्तन होता है। इसके बाद बच्चों इसमें एक ये छड़ होती है जो आपने देखी होगी ब्लैक कलर की, कभी बचपन में सेल को तोड़ा होगा तो आपने अवश्य देखा होगा कि ये ब्लैक कलर का अंदर एक ये बना हुआ होता है, रॉड टाइप की बनी होती है जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, ये बनी होती है ग्रेफाइट की। इसको हम निशान लगा देते हैं और ग्रेफाइट या इसको, क्योंकि ग्रेफाइट भी सी का अपर रूप है, जो कार्बन होता है उसका एक अपर रूप है। उसके ऊपर से यहाँ पर एक धातु की लगी हुई एक टोपी लगी रहती है। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या होता है, जो Zn का पात्र होता है ये एनोड का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस लिए यूज होता है? एनोड। जो जिंक का पात्र होता है, जो बर्तन होता है जिसके अंदर ये सेल बना हुआ है, वह जिंक का बना हुआ होता है। तो ये जिंक का पात्र जो होता है ये एनोड का कार्य करता है। और इसमें एक कार्बन की छड़ बनी होती है, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ जो ये डॉट डॉट आपको निशान दिख रहे हैं, ये MnO2 व कार्बन का चूर्ण इसके चारों तरफ लगा होता है, जो रॉड होती है ग्रेफाइट की। तो और इसमें जो होता है ये जो होता है, जैसे ये जो इसमें ये बाहर से लगा हुआ है, प्लस जो इसमें ग्रेफाइट की छड़ है और जो इसमें कार्बन का चूर्ण है, ये तीनों चीज़ें यानी कि MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण होता है और ग्रेफाइट की छड़ होती है, ये तीन के तीन मिल करके इसका बनाते हैं कैथोड। तो एनोड हो गया जिंक और ये हो गया इसका कैथोड। जो ग्रेफाइट की छड़ है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये कैथोड बनाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने लिखा भी है, एनोड जिंक का पात्र है और जो कैथोड है वह कार्बन की छड़ यानी कि ग्रेफाइट की छड़ प्लस MnO2 का चूर्ण और कार्बन का मिक्सचर होता है, वो यहाँ पर इसमें लगाया जाता है। अब तीसरी चीज़ इसमें आती है विद्युत अपघट्य पदार्थ। किसी भी सेल की रिएक्शन को पूरा करने के लिए वहाँ पर विद्युत अपघट्य का होना जरूरी है। तो ये जो बकाया का जो शेष स्थान है, इस स्थान पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 होता है, इसका मिक्सचर इसमें भरा रहता है, अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का। तो बच्चों अब इसकी कुछ रिएक्शंस को हम समझते हैं। तो एनोड पर जो जिंक है, जिंक का एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो जब जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो वो Zn2+ बनाएगा। जब भी जिंक का ऑक्सीकरण होता है तो वह क्या बनाता है? Zn2+। जिंक को ऑक्सीडाइज हुआ, Zn2+ बनाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। बहुत आसान है। जिंक का जो एनोड है, और एनोड हमेशा ऑक्सीकरण एनोड का होता है, यानी कि एनोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण की होती है। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन जो कैथोड की होती है, यहाँ पर रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन होता है। यह आप लोगों को पता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन, हमेशा ध्यान रखिए बच्चों। तो यहाँ पर जो MnO2 होता है, जो यहाँ पर जो कैथोड में, क्योंकि ये कैथोड में होने वाली रिएक्शन है, इसमें जो MnO2 होता है, ये NH4Cl जब ब्रेक होता है तो इसमें से क्या होता है? NH4+ आयन रिलीज होते हैं, ये MnO2 के साथ मिलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MnOOH बनाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शंस बहुत बड़ी होती है, आपके कोर्स में सिंपल सा दिया हुआ है, MnO और OH दिया है, और साथ में जो NH3 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि एक OH इधर आ गया तो NH3 बन जाता है, यह अमोनिया के रूप में रिलीज हो जाता है। ये दोनों इसकी रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शन को यदि कंबाइंड करने को आपसे कहा जाए तो आप बहुत आसानी से इसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 11th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, इस जगह पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2NH3 आ जाएगा। इन दोनों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। Zn प्लस 2MnO2 प्लस
2NH4 प्लस आयन, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका Zn2 प्लस 2MnO और OH प्लस 2NH3, ये इसकी कंबाइंड रिएक्शन हो जाएगी। और जनरली ये रिएक्शन पूछी नहीं जाती है, आपको शुष्क सेल के बारे में ही प्रश्न आता है, तो आपको ये 2 रिएक्शन याद कर लेनी है, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। अब बच्चों तीसरी चीज़ आती है इसका विभव। कोई भी बैटरी या सेल होता है तो उसका महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका विभव। तो इस जो ये शुष्क सेल होता है इसका विभव 1.5 वोल्ट होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका उपयोग दीवार घड़ी में, रिमोट्स में, रेडियो में, टॉर्च आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा शुष्क सेल या लैक्लांसे सेल था। एक प्रश्न यहाँ पर है, आप कहेंगे जी इसका नाम लैक्लांसे क्यों पड़ा। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि लैक्लांसे नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लैक्लांसे सेल भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों ये था शुष्क सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सेल पढ़ेंगे हम मरकरी सेल। मरकरी आप लोग जानते ही हैं, तो मरकरी सेल के नाम से इसको जाना जाता है। तो वैसे ही मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो जैसे इसमें एनोड क्या होता है, इसमें कैथोड क्या होता है और विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये मरकरी सेल दिखा रहा हूँ। ये सेल आपने देखा होगा, तो मरकरी Hg होता है। तो इसका उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। मरकरी का आप लोग जानते होंगे ना, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है। ये जो सेल आपको दिख रहा है ये मरकरी सेल है। इसका इस्तेमाल आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर करते हैं। हाथ में पहनने वाली घड़ी, श्रवण यंत्र होते हैं ना, जिससे आदमी को, जिन व्यक्तियों को ऊंचा सुनाई देता है तो वो इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको मरकरी सेल कहा जाता है। तो इसमें जो एनोड होता है, देखिए वही चीज़ है, ये एक छोटा सा सेल बनाने की कोशिश की है मैंने। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। तो इसमें एनोड इसमें एनोड जो होता है ये ऊपर से दिख रहा है और इसके नीचे ये कैथोड होता है। ठीक है, और बीच में एक लेयर इसको सेपरेट कर रही है दोनों को, और ये जो लेयर दिख रही है ये इन दोनों को सेपरेट करती है। और जो ऊपर वाला ये खाली पोर्शन है इसमें KOH और ZnO का मिक्सचर भरा रहता है, जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि एनोड क्या है। ZnHg एनोड क्या है, जिंक Hg, यानी कि जिंक का अमलगम कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम कोई भी धातु जब मरकरी के साथ मिक्स होती है, जो मिक्सचर बनता है उसको हम अमलगम कहते हैं, वो अमलगम कहलाता है। तो पहले भी आया होगा आप लोगों के उसमें, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी धातु जब मरकरी के साथ जुड़ती है तो उसका जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है, उसको हम अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर एनोड ZnHg अमलगम होता है, जिंक का अमलगम होता है, और कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि मरकरी का जो ऑक्साइड है वो, प्लस इसमें ये C का पेस्ट, C फॉर क्या होता है, कार्बन का पेस्ट होता है, ये बना होता है। और विद्युत अपघट्य के रूप में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद है इसमें जो रिएक्शंस होती हैं। अब अगली चीज़ क्या है कि हमने एनोड और कैथोड की रिएक्शन को देखना है। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है सेल में कि हम उसकी रिएक्शंस को याद करें, प्लस एनोड क्या है और उसका कैथोड क्या है इसको हम ध्यान रखें। तो इसमें देखिए रिएक्शन जो एनोड होता है वहाँ पर क्या होता है, अभी बताया था आपको, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है तो जो ये मरकरी जिंक का अमलगम है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा
यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपने बैलेंस करनी हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में सीखी होंगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ZnHg है और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ KOH और ZNO है, तो ये क्षारीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में ZnHg प्लस ZNO, अब Zn से यहाँ पर ZNO बन गया, तो जिंक ऑक्साइड जो बनता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ठीक है, और यहाँ पर H2O हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्शन क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो OH यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो OH जोड़ेंगे तो OH माइनस चार्ज होता है, इसको यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे और तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी, तो H तो लिख नहीं सकते, तो H2O हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो H2O लेंगे तो 2OH अगर लिया है तो यहाँ पर H2O देखिए 2 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 और 1 2, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। उसके बाद हम इसके कैथोड की रिएक्शन में आते हैं। कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट है, तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है वो जो है मरकरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि रिड्यूज हो जाती है, अपचयित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन की दशा में ये इसमें रिड्यूज हो जाएगी। तो फिर उसी तरह से हम बैलेंस करने की इसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए हम OH माइनस लाएंगे। OH माइनस लाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। H2O है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन OH आ जाएगी, तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो H2O लिखेंगे। तो H2O यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर हमको 2OH माइनस लिखना पड़ेगा। फिर इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो सीधे इसको काट सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण हो गई, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका इस्तेमाल हाथ घड़ियों में होता है, श्रवण यंत्रों में होता है, जो मैंने जैसा बताया जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनके लिए आदि में किया जाता है। इस सेल का विभव फिक्स रहता है, यानी कि जितना स्टार्ट में होता है उतना ही समापन पर होता है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल घड़ियों में भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसका विभव होता है 1.35 वोल्ट होता है। बहुत महत्वपूर्ण सेल है, आप जो है इसको रिवाइज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल यह द्वितीयक सेल है। जैसा मैंने बताया कि ये जो द्वितीयक सेल होते हैं इनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद इसको हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद इसको रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो इसका एक उदाहरण है सीसा संचायक सेल। ऐसे सेलों को संचायक सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल। यह आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ देखा है, जैसे इन्वर्टर में लगा होता है उस टाइप के सेल ये होते हैं। इसका मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। इस तरह के सेल सीसा संचायक सेल होते हैं। आप अनुमान लगाइए कि इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो बच्चों ये जो सीसा संचायक सेल होता है इसमें ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं इस तरह के बने हुए होते हैं। बहुत सारे सेल इसमें जुड़े होते हैं, या इसमें 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। जितना इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है उतने अधिक इसमें हम सेलों को लगाते हैं। इसमें जो एनोड होता है वो लेड का बना हुआ होता है। बच्चों जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, लेड का, पीबी का बना हुआ एनोड होता है। ये एनोड है जो पीबी का बना हुआ है। अब ये देख रहे होंगे आप, ये दे जा रहा है, ये एनोड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये और ये सेल, ये दोनों सेल क्या हैं, ये एनोड हैं। इसके बाद जो कैथोड होता है उसमें लेड ऑक्साइड यानी कि लेड का बना हुआ खोल होता है। लेड का बना हुआ खोल होता है, इसके अंदर लेड ऑक्साइड बना रहता है। तो ये PbO2 इसमें होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो इसमें एसिड भरा होता है। कौन सा, H2SO4 का 38% H2SO4 यानी कि डाइल्यूट किया गया होता है 38% तक इसको।
तो ये भरा हुआ होता है इसमें 38% H2SO4। तो बच्चों ये सेल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं ये कोर्स के हिसाब से भी, क्योंकि ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें आवेशन और निरावेशन दोनों तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। आवेशन भी होता है और निरावेशन भी, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होता है फिर से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं तो दोबारा से वो हमारे यूज के लिए हो जाता है। तो इसकी कुछ जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी इसकी खाली रिएक्शंस पूछी जाती हैं। उसमें प्रश्न आता है कि सीसा संचायक सेल की आवेशन और निरावेशन अभिक्रियाएं लिखिए। तो बच्चों स्ट्रक्चर से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जैसे मैंने आपको बताया एनोड, कैथोड और इनके विद्युत अपघट्य प्लस इसके रिएक्शन को हमने समझना होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम एनोड में होने वाली रिएक्शन को देखते हैं। एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ H2SO4 है। मेन चीज़ विद्युत अपघट्य है तो लेड है, तो लेड जो है यानी कि Pb वो SO4 2- चार्ज जो हैं, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें H+ और SO4 2- चार्ज रिलीज होंगे। तो SO4 2- चार्ज के साथ ये जुड़ करके लेड सल्फेट बनाता है PbSO4, और साथ में यहाँ पर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं। इसी तरह से ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और इसी तरह से जो कैथोड में इसका जो है रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, लेड ऑक्साइड जो कैथोड में है क्या है, लेड ऑक्साइड है। PbO2 SO4 2- से फिर रिएक्ट करेगा तो लेड सल्फेट बनाएगा, PbSO4 बनाएगा। अब हम इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2H2O यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2H2O को लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 2 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो रहे हैं, तो 4H+ हम यहाँ पर ले लेते हैं। आपने इन समीकरणों को रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करना 11th में सीखा है। अगर रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है तो यहाँ पर H+ आयन ऐड होंगे। प्लस अब यहाँ पर 4+ के 2- के हो गए, और यहाँ पर 0 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2+ के यहाँ पर बच जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमको लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करके तब शून्य होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करके जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका Pb, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इक्वल हो गए, कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। Pb प्लस PbO2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और SO4 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2H2SO4, 2H2SO4। अगर इस रिएक्शन को पूरा कंबाइन कर देंगे तो SO4 2- हैं, ये देखिए यहाँ पर 2SO4 है हमारे पास और 4H हैं, तो 2H2SO4 हो गया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, PbSO4 तो 2 PbSO4 हो गए और प्लस 2H2 हो गए। ये इसकी संपूर्ण रिएक्शन हो गई। ये तो बच्चों इसकी निरावेशन अभिक्रिया है। तो निरावेशन अभिक्रिया में एनोड Pb का होता है और कैथोड PbO2 का होता है। लेकिन अगर यह अभिक्रिया आवेशन होती है तो आवेशन अभिक्रिया में यानी कि जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करने की कंडीशन में यह अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो कैथोड होता है वो एनोड की तरह कार्य करने लगता है और जो एनोड होता है वो कैथोड की तरह कार्य करने लगता है। तो इसकी रिएक्शन को हम समझते हैं यहाँ पर। तो अब ये इसकी आवेशन की अभिक्रियाएं हैं। इसमें देखिए निरावेशन का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो एनोड इसमें लेड ऑक्साइड का बन गया और जो कैथोड है वो लेड का बन गया। तो एनोड से ऑक्सीडेशन होगा और जो इसका कैथोड है उसका रिडक्शन यानी कि अपचयन होगा यहाँ पर। और उसी तरह से दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे और ऐड करते हैं तो हमें पूर्ण रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसका यूज हम देख रहे हैं, इसका उपयोग इन्वर्टर में होता है, गाड़ियों में बैटरी जो होती है वो इसी तरह की होती है।
इसका जो विभव होता है वो लगभग 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अगर 6 सेल की बैटरी बनी हो तो उसका विभव 12 वोल्ट होता है। तो बच्चों ये थे आज के महत्वपूर्ण सेल। इसके बाद है ईंधन सेल, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा।